हाय, मैं हूँ कान्या और हाँ, मैं खड़ी हूँ शिकागो के एक स्काई स्क्रेपर के ऊपर और वो है एक बड़ा सा तूफान मेरी ओर आते हुए। उप्स, लगभग फोन ही गिरा दिया था। अगर जानना चाहते हो कि मैं यहाँ कैसे आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जन्म थाईलैंड में हुआ। मेरे माँ बाप का तलाक हो गया जब मैं कुछ ही महीने की थी। मॉम चली गई और डैड ने मुझे अकेले पाला। डैड एक बहुत ही बड़ी फैंसी होटल में वेट स्टाफ का हिस्सा थे और मेरे जैसे छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही मजेदार जगह थी। मेरे दिन बीतते पूल में पड़े हुए और मैंने कई अलग अलग भाषाओं में हेलो कहना भी सीखा। और जब भी मुझे भूख लगती मैं कुक के पास जाकर प्यारी सी आंखें बना देती। ये लो, क्लाइंट ने इसे छुआ तक नहीं, कहा कि सलाद में सब्जियां बहुत हैं। जब ज्यादा गर्मी लगती तो डैड और मैं छत पर जाते, तारे देखते हुए हावलाम खाते। वाह, कितना चमकदार है, ऐसा लग रहा है दिन हो गया है। पर सबसे चमकीला तारा तो मेरे पास बैठा है। ओह डैड, आपको लगता होगा कि मैं मॉम को मिस करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। हर सुबह डैड पैनकेक बनाते और मेरी चोटियाँ भी बनाते। वो कुक से लड़ाई भी करते कि लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स को सबसे पहले मैं देखूं और अगर उसके अंदर कुछ बहुत अच्छा हो, जैसे कि वो प्यारा सा पिंक बैग जो मुझे और कुक दोनों को चाहिए, तो वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगते। मैं डैड के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, तो जब उनका बर्थडे आया तो मैंने अपना पिगी बैंक तोड़ा उनको बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए। पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन इतने थे कि एक सस्ता सा लॉटरी टिकट ले लूं। मैं ना भी जीतूं तो भी कोई बात नहीं, बस गिफ्ट में प्यार होना चाहिए। पर जब अनाउंसर लॉटरी नंबर बताने लगा तो डैड की आंखें बड़ी से बड़ी होती गईं और फिर वो खुशी से चीखने लगे। ओह वाओ, हम लॉटरी जीत गए थे। डैड जानते थे कि उनके लालची रिश्तेदार उनके पास ऐसे ही आएंगे जैसे शहद के पास मक्खियाँ आती हैं पैसों के लिए, तो उन्होंने तय किया कि मेरे साथ यूएस शिफ्ट होंगे। हम शिकागो में रहने लगे। मैं 12 साल की थी और मेरी जिंदगी रातों रात बदल चुकी थी। अमेरिका में बहुत ठंड होती थी और मुझे यहाँ के तौर तरीके भी नहीं पता थे। जब डैड पहली बार मुझे फैंसी रेस्टोरेंट ले गए तो वहाँ इतने सारे चाकू, कांटे और चम्मच थे। क्या मतलब मैं स्पेगेटी चॉपस्टिक से नहीं खा सकती? ये नूडल्स हैं। पर सबसे बड़ा बदलाव डैड में आया। उन्होंने पैसा लगाया बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में और हम लोग हो गए अमीर से बेतहाशा अमीर। हम एक बड़े से बंगले में रहने लगे। तुम्हें कुछ चाहिए तो सेबेस्टियन को बताना, वो तुम्हारे लिए ले आएगा। सेबेस्टियन डैड का पर्सनल असिस्टेंट था, हमेशा उनके साथ चिपका ही रहता था। जब भी मैं डैड के साथ टाइम बिताना चाहती, सेबेस्टियन भी वहाँ खड़ा रहता, लंबा, सीरियस, जैसे महंगे सूट में कोई स्केयरक्रो खड़ा हो। वो हमारे साथ अम्यूजमेंट पार्क में भी आया, रोलर कोस्टर में हमारे पीछे बैठा। इसका यहाँ आना जरूरी है क्या? हाँ, ये मेरी टाई पकड़ने के लिए बैठा है ताकि पिक्चर्स में हिले नहीं। अरे यार, एक टाई क्लिप खरीद लो ना। मैं चाहती थी सेबेस्टियन चला जाए। मैं उसे ऐसे काम देने लगी जिन्हें करना मुश्किल था, ताकि जब वो फेल हो तो डैड उसे निकाल दें। सेबेस्टियन, मुझे अगली BTS एल्बम की कॉपी चाहिए जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। सेबेस्टियन, मुझे हर सुबह क्रोसॉन्स चाहिए, ताजे, सीधा पेरिस से। लेकिन सेबेस्टियन हमेशा काम कर लेता। एक दिन मैं फ्राइड चिकन खाते हुए अपने अगले काम के बारे में सोच रही थी जब अचानक चिकन की हड्डी मेरे गले में फंस गई। सेबेस्टियन अचानक मुझे बचाने आ गया। हमने एक मैनूवर किया जब तक हड्डी बाहर नहीं आ गई। ओह माय गॉड, तुमने मेरी जान बचाई। बस अपना काम कर रहा हूँ मिस। उस दिन के बाद से मुझे सेबेस्टियन अच्छा लगने लगा। सोचने लगी कि वो मेरा चिढ़ा हुआ गार्जियन या मेरी फेरी गॉडमदर है। जब मैं हाई स्कूल गई तो डर रही थी कि क्या पता लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, मेरे एक्सेंट का मजाक उड़ाएंगे। मैंने सुना था अमेरिकन हाई स्कूल्स में ये बहुत होता है। पर फिर मैं मिली डायना से, एकदम मस्त लड़की। ओह, तुम थाईलैंड से हो? मैं हमेशा से फेस्टिवल ऑफ लाइट्स देखना चाहती थी। हाँ, काफी अच्छा होता है। हमें ये अपने स्कूल के लिए भी करना चाहिए, है ना? सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया और जब मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ लैंटर्न्स बनाए तो मेरी उनके साथ दोस्ती भी हो गई। जब मैंने लैंटर्न्स को हवा में उड़ते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना कल्चर इस देश में ला पाई। डायना मेरी मस्ती की साथी बन गई थी। उसने मुझे मिलाया कैरियोके की दुनिया से, तेल वाले बर्गर्स, बेसबॉल गेम्स और स्लीप ओवर से। हम अपने क्रशेस के बारे में बात करते और मेरे आने वाले 16th बर्थडे की भी। पता है ना, तुम्हारे डैड बहुत बड़ी स्वीट 16 पार्टी रखेंगे। सच कहूँ तो मुझे बड़ी सी पार्टी नहीं चाहिए, मैं कुछ मीनिंगफुल करना चाहती हूँ। यू नो, सेबेस्टियन ने प्लान किया मेरा एक पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर करना, लेकिन डैड खुद को कुछ बड़ा करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने एनिमल चैरिटी को एक पूरी बिल्डिंग डोनेट कर दी जिसमें VIP ग्रूमिंग स्टेशन भी था। शायद 3 पैर वाली कानी बिल्ली को भी एक अच्छा ब्लो आउट तो मिलना चाहिए। ये मेरे टिकटॉक में बहुत अच्छी लग रही है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। दिन खत्म होने पर डैड लेकर आए एक केक। इतना बड़ा केक मैंने कभी नहीं देखा था।
पर अचानक वो लड़खड़ाकर सीधा मुंह के बल केक पर गिर गए। पहले तो घबराकर सब के सब चुप हो गए, फिर मैं जोर से हंसने लगी। अब शायद सबको पता चल गया है कि आप कितने स्वीट हो डैड। वो भी हंस पड़े और मैंने उन्हें गले लगाया। मेरे ऊपर भी बहुत सारी फ्रॉस्टिंग लग गई। ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे है। पर अगले ही दिन डैड मुझे स्कूल छोड़ने आए थे कि अचानक हमारे लिमो को पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया। एक ऑफिसर ने मेरे डैड को हथकड़ी पहनाई। पूरे स्कूल ने इसे देखा और वीडियोस भी बना ली। तुम्हें फ्रॉड के लिए गिरफ्तार किया जाता है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और मैंने जल्दी से सेबेस्टियन को कॉल किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। प्लीज फोन उठाओ सेबेस्टियन, सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकते हो, फोन उठाओ। पुलिस ने डैड पर आरोप लगाए बिना उन्हें छोड़ दिया, लेकिन हमारे पैसे भी चले गए। डैड ने बताया कि सेबेस्टियन ने सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया और गायब हो गया और हमें बहुत भारी कर्जे में छोड़ गया। हम पहला परिवार नहीं थे जिसके साथ उसने ऐसा किया। वो एक चालबाज था जिसे 17 देशों की पुलिस ढूंढ रही थी। ये सारी मेरी गलती है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो मदद करेंगे डैड, पर मैं बहुत गलत थी और मुझे ये पता लगा डायना के घर पर। वाओ, बड़ी हिम्मत है तुम में जो तुम यहाँ आ गई। क्या? ओह, तुम्हें लगा हम अब भी दोस्त बन सकते हैं? तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल है और पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तुम अमीर और अनोखी थी, अब तुम गरीब और टॉक्सिक हो। निकल जाओ यहाँ से। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, पर मैंने इतनी जोर से धक्का मारा कि वो नीचे गिर पड़ी। मेरे डैड क्रिमिनल नहीं है, तो वो बेवकूफ है जिन्हें नौकर ने उल्लू बना दिया। इससे पहले कि मैं उसके मुंह पर मुक्का मारूं, मैं वहाँ से चली गई। यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने कभी इस सांप को अपना दोस्त माना था। शुक्र है मेरे सारे दोस्त इतने बुरे नहीं थे। एक ने डैड को चौकीदार की नौकरी दिला दी और दूसरे ने अपने अंकल के घर पर रुकने दिया। मैं पब्लिक स्कूल में चली गई। चीजें उतनी बुरी नहीं थीं, बस एक चीज को छोड़कर। कर्जा वसूलने वाले वो डैड को परेशान करते, हर जगह मेरा भी पीछा करते। एक तो टीचर बनने का नाटक करके स्कूल में आया और उसने मेरा बैग भी ले लिया। हे, मेरा बैग मुझे वापस करो। तुम्हारा मतलब मेरा बैग? पैसा कहाँ है लड़की? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें क्या लगता है पैसा स्कूल बैग में लेकर अपने स्कूल में घूमूंगी? सेबेस्टियन सब कुछ ले गया और हम कंगाल हो गए। बेवकूफ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अपने डैड से कहो कि जल्दी पैसा लौटाएं, वरना चीजें और बिगड़ती चली जाएंगी। ऑफ कोर्स मैंने डैड से कुछ नहीं कहा। वो पहले ही दुखी थे और हमेशा चिंता में रहते थे। वो मुस्कुराते सिर्फ तब जब वो हमारी सेल्फी देखते, जो मैंने हमारे पुराने होटल की छत पर ली थी। थाईलैंड में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर हम खुश थे। मुझे बस उन्हें याद दिलाना होगा कि हम खुश यहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन पता नहीं था कि ये कैसे करूँ। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मैं कॉफी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जब मैंने 2 कस्टमर्स को आने वाले मीटियोर शावर के बारे में बात करते सुना। यही तो, डैड को तारे बहुत पसंद है। अगर मैं टूटते तारों की फोटो ले पाऊँ तो उन्हें थाईलैंड में होटल की छत पर बिताया हुआ हमारा समय याद आएगा। वो पक्का इससे खुश हो जाएंगे। शिकागो में एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रेपर था, 100 मंजिलों से भी ज्यादा ऊंचा। उसकी छत, जो सिर्फ टॉप फ्लोर के क्लाइंट्स के लिए थी, मेरे लिए सबसे सही जगह थी। मीटियोर शावर की रात में मैं कॉफी शॉप से चुपके से लिए हुए शेफ के कपड़े पहनकर चुपके से वहाँ के किचन में गई। फिर गई लॉस्ट एंड फाउंड में। बिंगो, मुझे परफेक्ट फेक फर कोट और हैट मिल गई। मैंने अपने अंदर की पेरिस हिल्टन को जगाया और लिफ्ट में चढ़ गई। उसमें एक बेलहॉप बॉय खड़ा था। पूरे रास्ते उसने मुझे शक की निगाहों से देखा। तुम जानी पहचाने लगती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? मुझे नहीं लगता, मैं नौकर चाकरों के साथ नहीं घूमती हूँ। क्यों? नौकर चाकरों के साथ क्या प्रॉब्लम है? ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी फैमिली को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारी माँ ने सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा होकर लिफ्ट के बटन दबाएगा। उसने चुप होकर मुंह फेर लिया और छत पर पहुंचते ही मैं लिफ्ट से बाहर आ गई। उसे दुखी करके मुझे बुरा लगा, पर मैं तो बिगड़ी हुई अमीर लड़की की एक्टिंग कर रही थी। ऊपर से नजारा बहुत अच्छा था, पर हवा भी बहुत तेज चल रही थी। समय के साथ साथ ये और तेज हो गई। जल्दी ही बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मैं हार मानने ही वाली थी कि अचानक आसमान से ढेरों तारे गिरने लगे। घर जाने से पहले मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक की और दरवाजा खोल के जल्दी से आई। डैड देखो। डैड? मैं वहीं रुक गई। पूरा घर तहस नहस हो रखा था। मैं किचन की तरफ भागी तो वहाँ एक अजनबी बेचैन सी औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? यहाँ हुआ क्या है? और मेरे डैड कहाँ हैं? ओह, शुक्र है तुम आ गई। कान्या, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी क्या हो? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये अमेरिकन है। मालूम है कि तुम मुझे जानती नहीं, पर तुम्हारे डैड ने कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तो मैं आ गई बेटा। एक्सक्यूज मी, आने में 16 साल की देरी कर दी आपने। आई एम सॉरी।
जब तुम पैदा हुई तब मैं बहुत छोटी थी और तुम्हारे डैड और मैं बहुत लड़ते थे, तो मुझे लगा चले जाना ही ठीक होगा। मैं जानती थी वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सही कहा, उन्होंने ये बहुत अच्छे से किया और मुझे वो वापस चाहिए। बाहर जाकर मैंने रोते हुए डैड को कॉल किया। बेटा, आई एम सॉरी कि ये ऐसे हो रहा है। कर्जा वसूलने वाले खतरनाक होते जा रहे हैं। मुझे उनको तुमसे दूर ले जाना होगा। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तुम्हें उस घर से तुरंत निकलना होगा। अपनी माँ के साथ रहने जाओ। वो जैसा कहीं वैसा ही करना तुम। शायद मैं दोबारा कॉल या टेक्स्ट ना कर पाऊँ। नहीं डैड, रुको। पर वो फोन काट चुके थे, वो जा चुके थे और अब मुझे अपना घर, स्कूल सब छोड़कर एक अजनबी के साथ शहर के दूसरे कोने में रहने जाना था। और उन्होंने मुझे विग और कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने पर मजबूर किया ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया, पर मैं उनको अपनी माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। मेरी जिंदगी का मकसद बन गया सेबेस्टियन को ढूंढकर उससे अपने पैसे वापस लेना, ताकि डैड कर्जा चुकाकर वापस घर आ सके। मैंने हर रोज पुलिस स्टेशन जाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर मेरी हेल्प नहीं करना चाहता था। फिर मैं मिली। अरे ये तुम हो? बेलहॉप बॉय, तुम पहचान गए मुझे? हाँ, इतना अच्छा हुलिया नहीं बदला तुमने। और हाँ, मेरा नाम एंजो है और तुमने मुझे टिप देनी है। मैंने उस दिन जो कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। क्यों ना माफी मांगने के लिए तुम्हें एक कप कॉफी पिला दूं? एक्स्ट्रा लार्ज कॉफी पिलाना। पता लगा एंजो ने पुलिस स्टेशन में नौकरी कर ली थी, एक IT असिस्टेंट के तौर पर। वो मुझे पहचान गया था मेरे डैड की गिरफ्तारी की वायरल वीडियो से। तो अब तुम इस सेबेस्टियन को पकड़ना चाहती हो? हाँ, पर पता नहीं कहाँ से और कैसे शुरुआत करूँ। देखता हूँ मैं क्या पता लगा सकता हूँ। तुम वाकई मदद करोगे? ऐसा है कि हर बार किसी चीज के खराब होने पर मैं थक चुका हूँ पूछ पूछ के कि क्या आपने स्विच ऑफ करके वापस ऑन किया। एक शर्लॉक होम्स की जोड़ी की तरह हम फेमस अमीर लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने लगे, क्योंकि ऐसे ही लोग अक्सर सेबेस्टियन का निशाना बनते थे। एक जोक की तरह है वो, मोटा शिकार ढूंढता है खून चूसने के लिए। वैसे सेबेस्टियन भी कम नहीं था। वो जानता था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, तो चाहे हम कितनी भी फोटोज देख लें, हम उसे ढूंढ नहीं पाते। लेकिन एक दिन। रुको रुको, ये वही है ना उस बोट के पास साइली माइरस के साथ? OMG, मूंछ लगा रखी है, पर इस कमीने को तो मैं कहीं भी पहचान सकती हूँ। ठीक है, बोट के नाम पर जूम इन करते हैं और मिल गया। ये ग्रीस में है और ये जानवरों की मालिश करता है टिकटॉक के K9 स्टार्स में। और अगले दिन मैंने अपने बचे हुए पैसों से फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गई ग्रीस में, और एंजो ने वहां की पुलिस को बता दिया। साथ मिलकर हमने सेबेस्टियन को पकड़ लिया। कुत्ते को नीचे रखो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मेरे पैसे वापस कर। बहुत घटिया हुलिया बनाया है और तुम्हारे पैसे जुए में उड़ा चुका हूँ बेवकूफ। मैंने उसे जोर से लात मारी और पुलिस उसे ले गई। मैं खुश थी कि वो पकड़ा गया, पर पैसा जा चुका था। कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। डैड कभी वापस नहीं आ पाएंगे। उस रात मैं बीच पर टहलने गई और देखा आसमान सितारों से भरा हुआ था। उसकी एक फोटो लेकर मैंने डैड को भेजी, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब मैं अमेरिका वापस पहुंची तो सोचा मॉम के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लूं, पर यह आसान नहीं था। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैं देख रही थी कि वो बहुत कोशिश कर रही थी। उनके पास मेरे बचपन के फोटोज और कपड़ों का एक डब्बा था जो उन्होंने अब तक संभाल कर रखा था। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लग गए और वो काफी कूल थी। जहाँ तक डैड की बात है, मैं रोज उन्हें रात के आसमान की एक नई फोटो भेजती, भले ही वो जवाब ना दें। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे रात के आसमान की फोटो लेना बहुत पसंद है। एंजो, जो अब तक अपना ड्रीम करियर ढूंढ रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करने लगा था। तो मैंने उससे कहा कि कैमरे के लिए अच्छी सी रील दिला दे। श्योर, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। बताओ अपनी कीमत कंजूस। डेट पे चलोगी? वाकई? पर अगर मुझसे बोर होकर मुझे छोड़ दिया तो? मतलब नौकरी तो हर 2 सेकंड में बदलते हो। हाँ, पर तुम्हें डेट करना किसी काम के जैसा थोड़ी होगा। हमारी पहली डेट के लिए हम वापस उस स्काई स्क्रेपर की छत पर गए और मैंने और रात के आसमान की फोटो ली। एंजो को वो बहुत पसंद आई। उसने कहा कि मैं एक एस्ट्रो फोटोग्राफी ब्लॉग शुरू करूं। वो चैनल धीरे धीरे काफी पॉपुलर भी हो गया। मुझे स्पॉन्सरशिप्स भी मिली और जब मुझे एक बहुत फैंसी कंपटीशन में इनाम मिला, तब मुझे पता चला कि मैं तो प्रोफेशनल बन गई हूँ। मैंने डैड को प्राइज अनाउंसमेंट की फोटो भेजी, पर हमेशा की तरह उनका कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैंने मान लिया कि वो कभी जवाब नहीं देंगे। मैंने मॉम और एंजो को अवार्ड सेरेमनी में बुलाया। गैलरी में मेरी फोटोज निहारते हुए मॉम का सीना गर्व से फूल गया था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा बचपन मिस किया कान्या। अगर दोबारा कर पाऊँ तो सब कुछ अलग तरीके से करूँगी। अब हम दोनों साथ हैं मॉम, यही मायने रखता है। आई लव यू। प्रेजेंटर ने अनाउंस किया कि मैं जीत गई थी। अब एंजो मुझे पोडियम तक लेकर गया। ये अवार्ड मैं अपने डैड को समर्पित करती हूँ।
जिनकी वजह से मुझे तारों से प्यार हो गया। मैं जो भी फोटो लेती हूँ आपके लिए लेती हूँ। आई मिस यू। स्टेज से उतरकर जब मॉम के गले लगी तो अचानक से हैरान हो गई। उस कमरे का एक वेटर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और इसमें कोई शक नहीं था कि वो मेरे डैड थे। आंखों में आंसू थे। मुझे उन्होंने एक किस ब्लो करी और फिर चुपचाप चले गए। कई सालों में पहली बार आज मेरे दिल में शांति थी, ये जानकर कि डैड ठीक है और उनकी नजर हमेशा मुझ पर है। हाय, मैं लियाना हूँ और ये है मेरी स्टोरी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे दादा ने सुपर ग्लू की कंपनी शुरू की थी सालों पहले, मतलब शायद 1970 में, और उन्होंने बहुत पैसे कमाए क्योंकि सभी लोग सुपर ग्लू यूज करते हैं ना, चाहे वो स्कूल प्रोजेक्ट हो, टूटे जूते या नकली आईलैशेस। मुझे मेरे सिंगल प्यारे डैड ने पाला जिन्हें ये बिजनेस विरासत में मिला और मेरी लाइफ एक फेरी टेल थी। मुझे ग्लोबल डिजाइनर्स से महंगे कपड़े मिलते, खाना यूरोप से आता और ढेर सारे नौकर मेरे आसपास होते। और मैं सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में गई जहाँ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली, निकोलेट। वो 4th क्लास से मेरे स्कूल आई और हम आर्ट क्लास में साथ बैठे थे। मेरी टीचर मिसेस हम्फ्री मेरी ड्राइंग पर हंसने लगी। लियाना, तुमने हाथी नीला क्यों बनाया है? ये कितना सिली लग रहा है। क्यों, आपने दुनिया के सारे हाथी देखे हैं क्या? नहीं, लेकिन जानती हूँ हाथी नीले नहीं होते। बिना सारे हाथी देखे आप ये कैसे कह सकती हैं? शायद कोई नीला भी हो सकता है। निकोलस, मैंने कहा हाथी नीले नहीं होते और तुम मेरी बात मानोगी। बात तो मैं अपने पेरेंट्स की भी नहीं मानती। सब लोग अपने हाथी को नीला, बैंगनी, पीला, हरा, जो चाहे रंगो। मिसेस हम्फ्री निकोलेट को प्रिंसिपल के पास ले गई, लेकिन उन्हें ही निकाल दिया गया। पता चला निकोलेट के डैड तो हमसे भी ज्यादा अमीर थे और प्रिंसिपल उन्हें नाराज नहीं करने वाली थी। मुझे अच्छा लगा वो मेरे लिए लड़ी और हम तब से दोस्त हैं। हाँ, वो थोड़ी बिगड़ी हुई थी और थोड़ी बॉसी भी। जैसे हम हमेशा उसकी पसंद खाते, उसकी पसंद की मूवी देखते, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और साथ में हमारा स्कूल पर राज भी था। हर कोई या तो हमारे जैसा होना चाहता था या हमारे साथ। मेरे 16th बर्थडे पर डैड ने कहा कि वो मेरे लिए खास गिफ्ट लाए हैं। आपने आइलैंड खरीद लिया? नई कार, आईफिल टावर, एक क्रेडिट कार्ड। हाँ डार्लिंग, समय आ गया है कि तुम चीजों को समझो, पैसे की अहमियत जानो। ओह थैंक यू डैडी। और हमने उस कार्ड से इतने मजे किए। निकोलेट और मैंने शॉपिंग की, मेकओवर्स लिए, फिर फ्रेंड्स को डिनर पर बुलाया एक फैंसी नए रेस्टोरेंट में। हमने इतना खाया कि पेट फूल गया, लेकिन अगली सुबह इतनी अच्छी नहीं थी। तुमने एक दिन में $30,000 कैसे खर्च कर दिए? $3,000 का हैंडबैग, $2,000 के जूते और $4,000 किसी के बालों के लिए। लियाना, क्यों? ये हिमिन के बाल है, BTS वाला। $15,000 और 20 पाउंड गोल्ड प्लेटेड ओनियन रिंग्स पर। ओह, वो बहुत टेस्टी थे, आप भी ट्राई करना। ओके, मैं समझ गई। मुझे नहीं पता था कि इतना खर्चा हो जाएगा। मैंने तुम्हें कार्ड यही सीखने के लिए दिया था। अब मैं ध्यान रखूंगी, पक्का। ये इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि कुछ हफ्तों के लिए मेरे पास कपड़े जूते थे। फिर निकोलेट एक सुपर एक्सक्लूसिव कॉस्ट्यूम पार्टी के इनवाइट लाई और उसने हमारे कपड़े पहले ही मंगा लिए थे। हम जर्मन प्रिंसेस के गाउन पहनकर जाएंगे। डैडी ने बड़ी मुश्किल से इसे म्यूजियम से उधार लिया है। ओह वाओ, पर तुम्हें ये अच्छा आइडिया लगता है? वो काफी महंगे होंगे। वही तो पॉइंट है डॉल, तुम्हारा वाला पहनना अच्छी लगोगी और मैं, मेरा क्या है, मैं सब में अच्छी लगती हूँ। सबकी नजर हम पर ही होगी बेब। और वो थी जब हम फोटो खिंचा रहे थे, मैंने देखा कि निकोलेट का पैर मेरे गाउन पर था। मैं आगे बढ़ी और तेजी से फटने की आवाज आई। मीडिया में हम अमीर बिगड़ी लड़कियां बन गए थे जिन्होंने हिस्टोरिकल ड्रेस फाड़ दी और मेरे डैड को इसकी भरपाई बहुत ज्यादा महंगी पड़ी। डैडी, एक एक्सीडेंट था। नहीं, ये ड्रेस पहनने का आइडिया ही स्टूपिड था। मैं हमेशा तुम्हारा फैलाया हुआ रायता साफ करने नहीं आऊंगा और तुम्हें पैसे की कदर नहीं। पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? पैसा कागज है और कागज पेड़ से आता है, तो टेक्निकली। लियाना, आई एम सॉरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, तुम करोगी। तुम शुरू करोगी अपनी $30,000 का क्रेडिट कार्ड बिल भरने से, और ये अपने आप करोगी जब तक तुम्हें अक्ल नहीं आती। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और वो बिल्कुल सीरियस थे। तुम दूसरा क्रेडिट कार्ड मंगा के उसका बिल भर दो। ऐसे नहीं होता यार। आइडिया, अपनी मेकअप लाइन शुरू कर दो। उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। मेरे आधे रास्ते तो मिलो यार, मेरे सारे आइडियाज ठुकरा रही हो तुम। ओके, तुम वो कोई नौकरी कर लो। क्या कर सकती हो? पैसा खर्चा, क्या करूँ मैं? और अचानक मुझे एक आइडिया आया। OMG, मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ। सबको बताती हूँ क्या खरीदना चाहिए, ये सही रहेगा। मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया और पहले 300 लाइक आसान थे क्योंकि सब स्कूल के लोग थे। लेकिन मुझे घबराहट हुई जब मैंने अपना पहला मेकअप वीडियो पोस्ट किया और एक्चुअली वो लोगों को काफी पसंद भी आया।
मैं अपने चैनल में डूब गई और वीडियो शूट करने में बिजी रहने लगी। मुझे स्पॉन्सर्स भी मिलने लगे और मैं फाइनली पैसे कमाने लगी। ओके गाइज, हमारे पास ये वीगन ग्लूटेन फ्री केले आए हैं सीधा न्यूजीलैंड से। बहुत अच्छे हैं, देखिए मैं इसे कैसे खाती हूँ। दोस्तों, कोरिया की ये स्नेल क्रीम चिकनी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, स्नेल्स घिनौना है लेकिन इसका म्यूकस फायदेमंद है। किसी ने मुझे ये डिलीशियस डाइट कुकीज भेजी हैं। ओह गॉड, रेत जैसा टेस्ट है। ओह लियाना, कब खत्म होगा ये? मैं बोर हो गई हूँ, चलो सुशी खाने चलें। अभी नहीं, ये वीडियो फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं ऑर्डर करती हूँ। मैं सोच रही थी कम पैसों में खाने का वीडियो बनाऊं। किसी ऐसी जगह से ऑर्डर करो ना जो कम महंगी हो प्लीज। अब मुझे बुरा खाना खाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ओह क्या यार। पर जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया तो लोग काफी गुस्सा हो गए। तुम्हें लगता है एक साधारण आदमी का खाना $200 का होता है? कौन से प्लेनेट में रहती हो राजकुमारी? तुम जैसे अमीरों को कंगाल होना चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे थे। मुझे कुछ करना था तो मैंने एक चैरिटी ड्राइव करने का सोचा, जिसमें निकलेट और मैं अपनी कुछ चीजें गरीबों को दान कर देंगे। प्लीज उन जूतों का ध्यान रखना, मिलान के अंधे बच्चों ने बनाए थे। अच्छा रहने दो, मैं इसे वापस ले लेती हूँ। निकलेट, लाइव स्ट्रीम चालू है, जूतों को छोड़ दो। एक लड़की को जब मैंने मेकअप किट दी तो वो नाराज हो गई। इसका क्या करूं मैं? मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वेल, सुंदर गरीब होना बदसूरत गरीब होने से तो बेहतर है, नहीं? छी, तुम अमीर लोग कितने खराब हो। उसने कॉफी निकलेट पर फेंक दी और वो बिल्कुल पागल हो गई थी। ये क्या किया तुमने? ये असली फर कोट है जो मेरे डैडी रशिया से लाए थे। ओह, तुम कितनी खराब लड़की हो, तुमने हजारों गिलहरियों की कुर्बानी कर दी। ओह गॉड, जिंदगी इतनी बुरी क्यों है? ओह माय गॉड। वेल, अब मेरा इंस्टाग्राम चैनल बंद हो गया। अब मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। मैंने $5000 ही कमाए थे तो मुझे कैफे में एक वेटर की नौकरी करनी पड़ी। यार, तुम कॉन्सर्ट में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि कोई और वेटर टेबल नहीं देख सकता? हाँ, मेरी शिफ्ट 10 बजे खत्म होगी और मैं कॉन्सर्ट टिकट पर पैसे वेस्ट नहीं कर सकती। तुम पागल हो जो इतने काम कर रही हो, जबकि मोटे आंसू बहा के सब मिल सकता है। मैं चली यहाँ से। निकलेट हमारे दूसरे दोस्तों के साथ घूमने लगी और स्कूल और लंबी शिफ्ट के बाद मुझ में घूमने की हिम्मत नहीं थी। वेटर सिंह बहुत मुश्किल थी। मैंने मांगा था नॉन फैट सोया मिल्क डबल शॉट कोल्ड ब्रू स्पेनिश लैटी स्वीट फॉर्म और सिनेमन के साथ। ओह, इतना सारा कैसे याद रखूं? मैं बस एक छोटी सी लड़की हूँ। ये रहा आपका ऑर्डर, मैं ये ले जाता हूँ। लियाना, तुम काउंटर पर जाओ। मैंने इस लड़के को देखा जो अचानक वहाँ आ गया था और उसकी गहरी नीली आंखों में मैं खो गई। और तभी मैं किसी चीज से फिसलकर कस्टमर की टेबल पर जा गिरी और मैनेजर ने मुझे किचन के बर्तन धोने के लिए भेज दिया। हे, तुम ठीक हो? एक्सीडेंट हो जाता है, दुखी मत हो। ओह, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं बस वो कैसे कहूँ? क्या? मुझे बर्तन मांजना नहीं आता। उसने मुस्कुराकर अपनी स्लीव ऊपर की। अगले 1 घंटे तक उसने मुझे सिखाया और मुझे मजा आ रहा था। उसका नाम जैमी था और वो यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर था। तो जैमी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यहाँ आते ही लोगों से पूछने लगे थे। नहीं, तुम्हारे नेम टैग पर लिखा हुआ है। ओह हाँ, ऑफ कोर्स। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। नहीं, तुम क्यूट हो। तुम्हारी नाक पे थोड़ा साबुन लगा है। कहाँ? यहाँ। जैमी के साथ अच्छा लगने लगा और उसने मुझसे डेट के लिए भी पूछा। शिफ्ट के बाद हमारी डेट अमेजिंग रही, पर उसकी एक रिक्वेस्ट थी। मैं तुम्हें कुछ बहुत अजीब बताने वाला हूँ, पर प्लीज मुझे जज मत करना। कुछ महीनों पहले मेरे दोस्त की बहन ने सबके सामने बोल दिया कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पर वो बहुत अजीब है, मछली जैसी स्मेल करती है। तो मैंने डर के ये बोल दिया कि मैं गे हूँ। तब से मैं ये झूठ बोल रहा हूँ और मुझे सच बताना होगा। लेकिन तब तक तुम किसी और को हमारे बारे में मत बताना, अपनी दोस्त को भी नहीं। हाँ? ओह यार, मैं कितना स्टूपिड हूँ। घबराओ मत, नहीं बताऊंगी। फिर जब उसने मुझे घर छोड़ा तो उसने मुझे किस किया। मैं अपने रूम में गुनगुनाते हुए घुसी और फिर चीख पड़ी, निकलेट, तुमने मुझे डरा दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? इस बेवकूफ को बंद करने आई हूँ। मैं तुम्हें गधों की तरह काम करते नहीं देख सकती। और उसने मेरे बैट पर पैसा फेंक दिया। मैंने अपने डैड के ऑफिस जाकर उनके स्टूपिड असिस्टेंट से पैसे मांगे। उसके मना करने पर मैंने केचप फेंक दिया। उसने रोकर कहा कि मैंने उसे डरा दिया। कुछ भी बकवास कर रहा था। एनीवे, शायद वो डैड से नफरत करता है क्योंकि जितना मांगा उसने दोगुना दे दिया चुपके से। तो देखो, ये पैसे ले लो। जानती हूँ मुझे मना करना चाहिए था, पर यार मैं थक चुकी थी। तो मैंने निकोलेट को बड़ी सी हक देकर डैड को पैसे लौटा दिए और उन्होंने क्रेडिट कार्ड वापस दे दिया। अब मैं तुम पर नजर नहीं रखूंगा डाले। तुमने साबित कर दिया कि तुम जिम्मेदार हो। निकोलेट और मैं फिर से घूमने फिरने लगे। बस कभी मैं जैमी के साथ होती तो कभी वो डेट्स पर। एक दिन मैं मॉल अकेले गई और मुझे जो दिखा उससे मेरा दिल बैठ गया। निकोलेट जैमी की बाहों में थी और वो किस कर रहे थे। क्या चल रहे हैं? तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को किस कैसे किया? बॉयफ्रेंड, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है क्या लियाना? जैमी ने हम दोनों को देखा और दुम दबाकर भाग गया। क्या बकवास है, मैं हफ्तों से जैमी को डेट कर रही थी और वो कैफे में काम करता है।
पता है, एक बार तुमसे मिलने गई तब तुम छुट्टी पर थी और वहाँ जैमी से मिली। हम तब से डेट कर रहे हैं। उसने किसी को बताने से मना किया था। ओह माय गॉड, उसने हम दोनों को उल्लू बनाया। कितना चालू है, बिल्कुल नालायक। लेकिन अगर पसंद करना होता तो चुनता तो वो मुझको ही, है ना? ओह, तुम्हें पसंद करता? और क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, अमीर और बहुत ज्यादा फन हूँ। ओह कम ऑन, मेरे बिना तुम बोर होती। अच्छा, याद है जब मुझे अपना इंस्टा चैनल बंद करना पड़ा तुम्हारी वजह से? या जब वो ड्रेस बर्बाद हुई थी, कितना मजा आया था? तुम्हें पहनने को फोर्स नहीं किया था मैंने। हाँ किया था। तुम इतनी बॉसी हो, हमेशा मेरे लिए सब डिसाइड करती हो। हाँ तो मेरी गलती नहीं है, तुम बहुत डरपोक हो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एक जेलीफिश है। याद है 5th क्लास में मुझे तुम्हारा बचाव करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे लिए बुरा लगा। मेरे लिए बुरा लगा क्योंकि मैं जेलीफिश हूँ या बदसूरत? या तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो? बिगड़ी औलाद तुम हो मिस कोल्ड अनियन ड्रिंक्स। तुमने ऑर्डर किए थे वो। कम से कम अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर तो आई थी ना मैं। ओह माय गॉड, एक बर्थडे मिस किया मैंने 8th क्लास में क्योंकि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। झूठ बोला तुमने, मुझे यकीन है। तुम उस वीकेंड पेरिस गई थी वो बैग खरीदने जो मुझे पसंद था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके बाल खींचे, उसने मेरे खींचे और मॉल के बीचों बीच हमारी लड़ाई शुरू हो गई। फिर हम सांस लेने के लिए रुके। जानती हो क्या, हमारी दोस्ती खत्म। ऐसी दोस्त चाहिए भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो और कोई भी तुम्हें चुनेगा मेरी जगह? वेल, देखेंगे हम। उसके बाद निकोलेट और मेरे बीच जंग शुरू हो गई। हमने स्कूल में अपनी लड़ाई का ऐलान कर दिया और हमारे दोस्तों को साइड चुननी पड़ी। हम हमेशा कैफेटेरिया का मेन्यू साथ डिसाइड करते थे, लेकिन अब हम बस लड़ाई करते। लियाना, हम हफ्ते में 3 बार सलाद नहीं खाने वाले, फ्राइड चिकन ही चाहिए, है ना गाइस? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम मोटी हो गई हो? देख कर ही पता लगता है कि 5 किलो वजन बढ़ गया होगा तुम्हारा। मोटी होगी तुम। और हम फिर से लड़ने लगे। हम डांस क्लब में को-मैनेजर्स थे और जल्द ही एक इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस होने वाली थी, पर रूटीन को लेकर हमारी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। हमने वोट लिया और ज्यादातर लोगों को मेरा आइडिया पसंद था तो निकोलेट हार गई। लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान आधी टीम बिल्कुल अलग ही डांस करने लगी। स्टेज पर उथल पुथल मच गई थी। डांसर्स कंफ्यूजन में एक दूसरे से टकरा रहे थे और निकोलेट स्टेज के पीछे पागलों सी हंस रही थी। कहने की जरूरत नहीं, हम दोनों को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। पर हद तब हो गई जब मैंने पार्टी अनाउंस की अपने घर, और निकोलेट ने भी 2 घंटे बाद अपनी पार्टी अनाउंस करी उसी टाइम के लिए। मेरी पार्टी में एक बड़ा बाउंसी कैसल होगा। बोरिंग। मेरे में एक्सॉटिक डांसर्स होंगे, शहर का सबसे अच्छा खाना होगा और एक मिस्ट्री पॉप स्टार भी आएगा। मैं जानती थी उस वीकेंड डैड बाहर होंगे और मेरे पास अब पैसे भी थे, तो मैंने भर के खर्चा किया और पूरा स्कूल मेरे घर आया था। मुझे पता है निकोलेट तो जलन से मर ही रही होगी, पर फिर कुछ लोग लड़ने लगे और अफरा तफरी मच गई। मेरा घर तहस नहस हो गया और हमारी सिक्योरिटी टीम ने सबको घर से बाहर निकाल दिया। घबराहट और डर से मेरे हाथ पांव सूखने लगे। इस बार डैड मुझे मार ही डालेंगे। लेकिन अगली सुबह मुझे हॉस्पिटल से फोन आया। घर लौटते समय डैड का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी पूरी दुनिया पलट गई थी। डैड कोमा में थे और डॉक्टर्स को नहीं पता था कि वो कभी उठेंगे भी या नहीं। उनके मैनेजर ने मुझे हॉस्पिटल के बिल्स और डैड के बाकी फाइनेंसेस समझाए, पर मैं बहुत घबराई हुई थी। ही लियाना, खबर मिलते ही मैं आ गई। आई एम सो सॉरी। थैंक्स, अच्छा लगा मुझे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे भी यकीन नहीं होता, स्टूपिड जैमी की वजह से हम इतना लड़े। मैंने डैड से कह के उसे फायर करवा दिया। वैसे अच्छा किया, पर शायद हमारी लड़ाई उसके बारे में नहीं थी। साफ है कि हमारे बीच कुछ इश्यूज थे और हमने कभी उसके बारे में बात नहीं की थी। अब दोस्ती कर लेते हैं, ओके? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेब। उसने कोशिश की, पर निकोलेट तो निकोलेट ही थी। वो मेरी जिम्मेदारियों से जल्दी ही बोर हो गई। मुझे पूरा घर संभालना था और फैमिली बिजनेस भी सीखना पड़ा ताकि डैड की जगह सारे फैसले मैं ले सकूं। मुझे बहुत सारा काम करना था। एक दिन मैं डैड से मिलने हॉस्पिटल गई और उन्हें बिस्तर पर बैठा देखकर खुशी से चीख उठी। ओह माय गॉड डैडी, प्लीज दोबारा ऐसे मत डराना मुझे। मुझे दुख है तुम्हें ये सब अकेले झेलना पड़ा, पर मेरे मैनेजर ने बताया कि तुमने सब कुछ संभाल लिया और मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। डैड जल्द ही ठीक हो गए और चीजें फिर से नॉर्मल हो गई। वेल, लगभग। हे बेबी, चलो हवाई चलें, पार्टी करेंगे। एक्चुअली मुझे अभी स्कूल और कॉलेज एप्लीकेशंस पर फोकस करना है। सही कहा यार, मैं भी सीरियस हूँ। कॉलेज को लेके जाना पड़ेगा ताकि ट्रस्ट फंड मिले। पर चलो भी, 1 हफ्ते से क्या होगा? ओह, अभी नहीं निकोलेट, फिर मिलेंगे। साल बीत गया और मैं बिजनेस स्कूल में बहुत खुश हूँ। निकोलेट और मैं बात करते हैं, पर कभी कभी पुराने दोस्त पीछे छूट जाते हैं और अपने खुद के रास्ते बनाना कोई बुरी बात नहीं।
हाय एवरीवन, मैं हूँ रू और ये है मेरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। मेरी परवरिश मेरे डैड ने अकेले की, जो बहुत मेहनत करते मुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए। हमारे पास ज्यादा नहीं था पर एक दूसरे के लिए हम काफी थे। हमेशा मेहनत करना तो सफलता अपने आप मिलेगी, समझ गई? समझ जाऊंगी अगर आप मुझे आइसक्रीम दिलाओ। डैड और मैं बहुत करीब थे और हम हर चीज के बारे में बात करते, बस मॉम के बारे में नहीं। जब भी मैं डैड से मॉम के बारे में पूछती तो वो इस बात को अवॉइड करते। धीरे धीरे मैंने पूछना बंद कर दिया। बचपन से ही मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार था। मेरा सपना था एक सिंगर बनना। 19 साल की उम्र में मेरा सपना फाइनली पूरा हुआ जब मुझे एक इनविटेशन आया लड़कियों के ग्रुप द मास्क्ड मिंक्स के लिए ऑडिशन देने के लिए। ये लड़कियां बहुत फेमस थी पर कोई नहीं जानता था ये कैसी दिखती हैं क्योंकि हमेशा मास्क पहनी होती थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बस डैड को कन्विंस करना था। और मैं तुमसे अलग कभी रहा नहीं और तुम अभी बहुत छोटी हो अकेले जाने के लिए, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे साथ चलिए। काश चल पाता, लेकिन मुझे काम के लिए बाहर जाना है। अगर मेरे पास मॉम होती तो दोनों के लिए आसान होता। वो मुझे इस ट्रिप पर ले जाती और आप काम पर जा सकते थे डैड। मेरी किस्मत खराब है, ना मॉम ना ट्रिप। बुरा लगता है पर मैं जानती हूँ आप पूरी कोशिश कर रहे हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हैं। ठीक है, समय निकाल कर मैं तुम्हें ट्रिप पर ले जाऊंगा। तब तक वादा करो आगे से तुम मॉम के बारे में ऐसी कहानियां नहीं बनाओगी। वादा रहा। इसी के साथ ही डैड और मैं लंदन के लिए प्लेन में बैठ गए। बैंड ने हमें फर्स्ट क्लास की टिकट दी थी और जब हम पहुँचे तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जान के कि हमें लेने एक पर्सनल ड्राइवर आया है। जल्द ही हम उस होटल में पहुँचे जहाँ हमें रुकना था और वहीं पर ऑडिशंस भी होने वाले थे। डैड को गले लगाकर मैं ऑडिशन रूम में गई पर वो खाली था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुड़ी और लगभग बेहोश हो गई। वो एक लड़की थी जिसकी शक्ल हूबहू मेरे जैसी थी, बस ज्यादा पॉलिश्ड और सुंदर। मैं जानती हूँ हमारे पास कम से कम 7 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे जैसे दिखते हैं, पर यार ये तो बहुत अजीब है। कौन हो तुम? पहले तो मुझे छुओ मत, मुझे नहीं पसंद जब लोग छूते हैं, जर्म्स आते हैं। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ, मेरा नाम एवा है। मेरी क्या? एवा ने बताया कि हम जुड़वा बहनें हैं और हमारे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मॉम डैड अलग हो गए थे। उसे मॉम ने पाला और डैड मेरे साथ अमेरिका में रह गए। वो भी एक सिंगर थी पर अभी उसे पता लगा कि उसे लैरेंजाइटिस हुआ है और उसका सिंगिंग करियर लगभग खत्म हो गया। मैं ही थी जिसने मेल भेज के तुम्हें यहाँ बुलाया। मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर आ रहा है पर मैं गाना नहीं गा सकती, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी जगह लो। तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा और मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं जाएंगे। अगर अच्छा किया तो मैं अपने USA के दोस्त से बोल के तुम्हें रिकॉर्ड लेबल दिलाऊंगी। ओके एक मिनट, थोड़ा रुकोगी तुम मास्क्ड मिंक्स में से एक हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह लूं? सही कहा। पागल हो गई हो क्या? मुझे अभी पता लगा है कि मेरी एक जुड़वा बहन है। इसी से मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है मुझे पैनिक अटैक आने वाला है। एक सेकेंड, मान लो कि किसी पैरेलल रियलिटी में ये सच है भी, तो भी मुझे अपने डैड को तुम्हारे बारे में बताना होगा। तुम्हारे डैड मतलब हमारे डैड को पता नहीं चलना चाहिए मिले। मैं नहीं जानती कि उन्हें शक हो। मॉम ने हमेशा कहा है कि पूरी जिंदगी डैड ने उनसे नफरत की है और अब मैं नहीं चाहती वो तुम्हें दूर ले जाए। प्लीज रो, मेरी मदद करो। मैं कैसे मान लूं तुम मेरी बहन हो? एवा ने मुझे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी दिखाई जिसमें हम दोनों की बचपन की फोटो भी थी, पर मैं उस पे भरोसा कैसे करूं? तो मानने से पहले मैंने एक शर्त रखी। मैं मान जाऊंगी अगर मुझे मॉम से मिलाओ। डील। डैड लॉबी में मेरा वेट कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा आया। मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते थे वो? मन कर रहा था उनसे पूछूं, पर मैं मॉम से भी मिलना चाहती थी, तो अभी के लिए मैंने चुप रहना ठीक समझा। अपने कमरे में जाकर मैं सो गई और कुछ घंटे बाद मेरी नींद खुली एवा की घबराहट भरी कॉल से। हमें मिलना होगा अभी, मैं कार भेज रही हूँ, लॉबी में आ जाना। जल्दी से तैयार होके मैंने एवा की बात मानी। हम एक रेस्टोरेंट में मिले। जब एवा आई तो उसके साथ था एक हैंडसम सा लड़का। उसने बताया वो था जेसन, उसका बॉयफ्रेंड, और वो इतना परफेक्ट था कि मेरी नजर उससे हट नहीं रही थी। तुम अपने डैड से कहो कि वो मेरे मैनेजर को $1,00,000 दे। हाँ, वो बहुत क्यूट है। एक मिनट, क्या? मुझे पैसे की जरूरत है और तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा जब मेरा दोस्त तुम्हें रिकॉर्ड लेबल के लिए साइन करेगा, पक्का? तुम्हें इतना पैसा अचानक क्यों चाहिए? हमारी टूर के अरेंजमेंट के लिए। और क्या, मॉम ने मेरा सारा पैसा मेरे इलाज में लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अगर मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें मॉम से मिलाऊंगी, प्रॉमिस। मैं काफी शौक में थी पर मैं अपनी मॉम से भी मिलना चाहती थी, तो मैं एवा की मदद करने के लिए मान गई। पर डैड मुझे इतना सारा पैसा कभी नहीं देंगे, तो अब मुझे जाना होगा अपने दादा के पास। देश भर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स थे उनके। वो हमेशा कहते थे कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो मैंने उन्हें फोन करके सारी बात समझाई। वो बहुत खुश थे कि फाइनली मैं अपनी ट्विन से मिली। मुझसे ये छुपाने के लिए उनने माफी मांगी और वादा किया कि वो मुझे पैसे देंगे। अगले दिन एवा ने मुझे अपने बैकग्राउंड सिंगर और डांसर के साथ प्रैक्टिस करने दी और मुझे बहुत मजा आया। उसने मुझे अपने फैन के लिए ऑटोग्राफ भी साइन करने दिए। मुझे बड़ा मजा आ रहा था स्पॉटलाइट में। प्रैक्टिस के बाद एवा और मैं वापस जा रहे थे जब मैंने मॉम से मिलने के लिए कहा। अभी नहीं, मॉम को पिछले महीने एक हार्ट अटैक आया था। अगर वो तुमसे मिली तो उन्हें शॉक लगेगा, हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा।
तब तक मुझे थोड़ा और पैसा भेज दो। क्यों? मैं पहले ही बहुत पैसा दे चुकी हूँ एवा, और मुझे मॉम से अब मिलना है, वरना ये डील खत्म। ड्राइवर से मैंने कार रोकने के लिए कहा। वहाँ से निकली मैं कंफ्यूज्ड और गुस्से में। मन कर रहा था रो पड़ूं, क्योंकि अपने दादा के $1,00,000 गंवा चुकी थी और अब भी मॉम से नहीं मिली थी। मैं होटल के बाहर थी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ खींचा। जेसन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो रू, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एवा और उसकी मॉम बुरे लोग हैं। मैंने उसकी मॉम को बोलते हुए सुना कि वो तुम्हारे डैड को कंगाल कर देगी। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तो प्लीज अपने डैड को सब कुछ सच बताओ और घर चली जाओ। और मैं अपने परिवार की जगह तुम्हारी क्यों सुनूं? क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो कब झूठ बोल रही होती हैं। और उसकी माँ भी कोई दूध की धुली नहीं है। वो मेरी भी मॉम है और मैं सही और गलत में फर्क करना जानती हूँ। तो थैंक यू, पर मैं खुद संभाल लूंगी। ये कहकर मैं वहाँ से चली गई, पर जेसन की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। उस रात में जरा भी नहीं सो पाई, तो सोचा अगले दिन मैं डैड को सब कुछ बता दूंगी। पर डैड मुझे कहीं मिले ही नहीं। तो मैं नीचे गई और देखा वो किसी अजीब औरत के साथ होटल लॉबी में बात कर रहे थे। जब डैड ने मुझे देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी आपसे ये पूछ सकती हूँ? उफ, यह है क्लैर, तुम्हारी माँ। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें ऐसे पता लगा, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ट्विन से मिल चुकी हो। तुम्हारे दादा ने मुझे बताया जब क्लैर ने उनसे $1 million मांगे। हम कल ही घर जा रहे हैं, मैं बस बाय बोलने आया था। तो आप गुड बाय कह रहे हो और मैं हेलो भी नहीं कह सकती? ये सही नहीं है। स्वीटी, डैड को दोष मत दो। स्वीटी मत कहो मुझे। जानती हूँ मैं आपसे क्यों मिलना चाहती थी, ताकि आपसे मैं खुद पूछ सकूं अपने बच्चे को आप कैसे छोड़ सकती थी। मैं बस एक ही बच्ची पाल सकती थी और मैंने रैंडमली एवा को चुना। ये कोई अच्छा डिसीजन तो था नहीं, किसी काम की नहीं रही वो। ओह माय गॉड, आप इतनी बेशर्म हो कि मुझे यकीन नहीं होता। और शुक्र है कि मैं आपसे कभी मिली नहीं, वरना मैं दुनिया की इकलौती लड़की होती जिसे अपनी माँ से नफरत है। ये कहकर मैं अपने रूम में भाग गई। 1 घंटे बाद डैड ने आकर मुझे सब सच बताया कि कैसे क्लेयर ने एवा को अकेले पालने का बहाना बनाकर मेरे डैड और दादाजी दोनों से पैसे लिए। उन दोनों ने मुझसे ये बात छुपाए रखी। आप मुझे सच बता सकते थे। तुम फिर भी उनसे मिलने चली ही जाती, तुम्हें इतना तो जानता हूँ मैं। उस रात डैड और मैं वापस जा रहे थे, पर एक बार मुझे एवा से मिलना था, तो मैंने उसे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहा और हैरानी की बात है कि वो आ गई। मैंने उसे डैड से मिलवाया। वो इतने खुश थे कि गले लगकर रो पड़े। एवा और मैं बैठे और मैंने उसे मॉम की कई बातें बताई। मॉम ने मुझे नहीं पाला, बचपन में ही उन्होंने मुझे अनाथालय में दे दिया था। वो मुझे कुछ साल पहले ही मिली, जब अनाथालय में उन्होंने किसी को मेरे सिंगिंग टैलेंट के बारे में बताया, और तब से वो मेरा इस्तेमाल कर रही है पैसा कमाने के लिए। मुझे नफरत है उनसे। तो हमारे साथ आओ डैड, और मुझे अच्छा लगेगा। आना चाहती हूँ पर नहीं आ सकती, मुझ पर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है क्लेयर की वजह से। मैंने एवा को मनाना चाहा, पर वो नहीं मानी। जल्द ही डैड और मैं फ्लाइट पर बैठे और चले गए। हफ्तों बीत गए, पर जब भी एवा के बारे में सोचती मुझे अजीब सा लगता। वो अकेले मेरी ड्रैगन जैसी माँ से लड़ रही थी। उसकी मदद करने के लिए कुछ तो करना होगा, तो मैंने जेसन से मदद मांगी। मैंने कहा ना तुम उनसे दूर रहो, वो और उसकी माँ दोनों चालबाज हैं। मेरी मॉम एवा का इस्तेमाल कर रही है। प्लीज जेसन, वो मेरी बहन है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी। हमें उसकी हेल्प करनी होगी। ठीक है, एक आइडिया है। अगर हम एवा बनकर कॉन्सर्ट करें तो एक फेस रिवील टूर करते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बैंड ढूंढ लेंगे और हम सोशल मीडिया पर इसकी खबर फैला देंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। और अगर मैंने अच्छा नहीं गाया तो? मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है रू, तुम एकदम परफेक्ट हो। हमने एवा से बात करी और वो मान गई। अगले हफ्ते जेसन भी आ गया और कई दिनों तक हमने कॉन्सर्ट की अच्छे से प्लानिंग की। मेरे दादा ने भी उस पे थोड़े से पैसे लगाए। सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट सबको पसंद आई और जल्दी ही लगभग सारे टिकट बिक गए थे। एक रात मैं कॉफी लेने गई तो देखा जेसन उसी कैफे में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। काफी मोटी किताब पढ़ रहे हो। ये अनाथालय में पले बच्चों के बारे में है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। I'm sorry जेसन, ये मुश्किल रहा होगा। मुश्किल था, पर इसी से मेरी पहचान बनी है। और वैसे भी मुझे एक अच्छा परिवार मिल गया जो मुझसे बहुत प्यार करता है। जहाँ से उम्मीद ना हो, कभी कभी वहीं परिवार मिल जाता है। उसके बाद से हम दोनों ने बातें करी अपने अतीत, सपने और डर के बारे में। मैंने बताया कि बिना माँ के बचपन कितना अकेला था और उसने बताया कि बिना परिवार के उसका बचपन कितना मुश्किल था। किसी के साथ मेरी पहले ऐसी नहीं बनी थी। ये वाकई अमेजिंग था। परफॉर्मेंस की एक रात पहले मैं घबराहट से स्टेज को देख रही थी जब जेसन ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उम्मीद है काम कर जाए। बिल्कुल करेगा। और रू, जो तुम एवा के लिए कर रही हो वो अमेजिंग है। हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता। हर किसी को परिवार के साथ दूसरा चांस भी तो नहीं मिलता। भरोसा करो, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। जेसन ने करीब आके मेरा गाल छुआ तो लगा जैसे मेरे चेहरे पर आग लग गई हो। उसने आगे बढ़कर मुझे किस किया, पर मैंने उसे पीछे धकेला। ये सही नहीं है, तुम एवा के साथ हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। एवा और मैं बस पब्लिक में डेट कर रहे थे। असल में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। वो फिर भी मेरी बहन है और हमें उसकी इज्जत करनी होगी। मैं जेसन से दूर चली गई। किस करना चाहती तो थी,
पर फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपनी फीलिंग्स को साइड किया और आगे के प्लान पर ध्यान दिया। अगली रात था कॉन्सर्ट और ये बहुत हिट हुआ। हमने बहुत पैसा इकट्ठा किया। जब ईवा को पता लगा तो वो बहुत खुश हुई। उस रात मैं बहुत खुशी से सोई। पर अगली सुबह मेरे डैड ने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की सबसे शॉकिंग खबर दी। पता लगा कि एवा ने मेरे और डैड के साथ रहने के ऑफर को मना करा और उसकी जगह उसने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया उसकी नकल करने के लिए। अपनी शिकायत वापस लेने के लिए उसने शर्त रखी मेरे डैड से $10 मिलियन लेने की। उसकी मदद करके इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो बस अपनी माँ की तरह निकली। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि मैं जानती थी कि इससे मैं और मेरे डैड बहुत गरीब हो जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि हम बेघर हो जाएं। तो मैंने एवा से बात करनी चाहिए, पर ना उसने मेरा कॉल उठाया ना मेरे मैसेजेस देखे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पर कुछ दिनों के बाद एवा मेरे घर पर आई जेसन के साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भाग आई, अब मैं आजाद हूँ। मुझे झूठा बोलने के लिए मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए और तुमने मुझ पर मुकदमा किया। ये मैंने नहीं किया, ये क्लेयर का आइडिया था। पता लगा क्लेयर ने एवा का फोन ले लिया था और एवा के नाम पर नोटिसेस उसने भेजे थे। मैं एवा के घर गया उससे मिलने, पर वो लापता थी। मैंने उनसे कहा ये कितना गलत है, पर उन्होंने मुझे कैद कर लिया। किसी तरह से मैं वहाँ से भागी और अपने दोस्त यहाँ छुपी जब तक जेसन ने मुझे नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो रू। कोई बात नहीं, तुम यहाँ हो और सुरक्षित हो, यही मायने रखता है। हम दोनों गले मिले और फिर हमने डैड को सब कुछ बताया। उन्होंने सबसे अच्छे वकील किए और एवा की गवाही से क्लेयर को जेल हो गई, एक नाबालिग का शोषण करने और डैड से पैसा चुराने के लिए। एक दिन उन्होंने घर पर कॉल करके विनती करी कि मैं उन्हें वापस ले लूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे जेल नहीं भेज सकते तुम। ओह बिल्कुल भेज सकते हैं, जैसे आपने एवा को अनाथालय भेजा और जैसे मुझे और मेरे डैड को छोड़ के चली गयी। अब बदले का समय है और आपको सजा भुगतनी होगी। बिल्कुल भुगतनी होगी। मॉम के जेल जाने के बाद एवा और मैंने सोचा कि अपनी कहानी दुनिया को बताते हैं और ये सबको बहुत पसंद आई। हम फेमस हो गए और हमारा म्यूजिक करियर भी चल पड़ा। मैं गाना गाती और एवा पियानो बजाती। एक दिन हमारी परफॉर्मेंस के बाद एवा ने मुझे गले लगाकर मेरे कान में कहा, जेसन यहाँ है, तुमसे मिलना चाहता है, घबरा मत। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों इतने बुद्धू हो कि मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना चाहते थे। तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? नहीं बुद्धू, मैंने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। जाओ, वो तुम्हारा है। मैं इतनी खुश थी कि बैक स्टेज गई और देखा जेसन मेरा इंतजार कर रहा था। बिना सोचे मैंने अपनी बाहें फैलाई और उसके गले लग गई। मैं जानती हूँ बहुत कुछ हो चुका है, पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं तुमसे 10 कदम आगे हूँ बेब। मैंने सीखा कि कभी कभी तुम्हारे अपने ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं और तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हाय, मैं हूँ रोज और मैं हूँ फ्लोरिडा से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जब से मुझे याद है मेरी जिंदगी काफी नॉर्मल थी, 3 F से भरी हुई, फूड, फ्रेंड्स और फुटबॉल। जब मैं 14 साल की हुई तो मुझे पता था अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में जाऊंगी। लड़कियां फुटबॉल खेलेंगी प्लीज। उन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने फुटबॉल फेंकी, लेकिन तभी रास्ते में एक लड़की आ गई। तुमने मिस कर दिया। अरे तुम चीयर लीडर बन जाओ ना। उन्हें इग्नोर करके मैं उसके पास गई। आई एम सो सॉरी, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, पर जानती हूँ मेरे पास उनके लॉकर्स के कॉम्बिनेशंस हैं। हाँ? मैंने देखा वो कितनी बदतमीजी कर रहे थे। मैं तो यहाँ पर आ रही थी उनको सबक सिखाने के लिए। हाँ, उन लड़कों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ गुस्सा नहीं करो, बदला लो। अप्रैल और मैंने उनके हेलमेट में चींटियां भर दी। हमारी हंसी नहीं रुक रही थी उनको परेशानी से भागते हुए और कोच को सब समझाते हुए देखकर। मैं अप्रैल हूँ वैसे। और मैं हूँ रोज। और तब से हम साथ में मस्तियाँ करते हैं, अपने क्लासमेट्स को प्रैंक कॉल करते, कपकेक बनाते गमी वर्म्स डाल के ताकि बदतमीज लड़कियों को सबक सिखाएं और ऐसी कई चीजें। पर चीजें बदली जब मैं आई सॉफ्टमोर ईयर में। एक दिन मुझे क्लास के लिए देर हो रही थी पर मुझे सुसु आई थी। जब मैं स्टॉल से बाहर निकली तो मुझे खूबसूरत काले बालों और हरी आंखों वाला लड़का दिखा। ये लड़कियों का बाथरूम है। एक्सक्यूजी? सुशी बाथरूम में? पर उसने दीवार की तरफ इशारा किया तो पता लगा मैं गलत जगह थी। उप्स, मैं बहुत जल्दी में थी। हे, तुम तो एक्सचेंज स्टूडेंट हो ना? कहाँ से आए हो? इटली से। ओह, क्या तुम थोड़ी सी बोल सकते हो हिंदी? वेल, मुझे थोड़ी इटालियन आती है। Una mattina mi sono alzato. ओह, बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ चाओ चाओ। तुमसे किसने कहा कि तेज आवाज में तुम धीरे धीरे बोलोगी तो लोग तुम्हें ज्यादा समझेंगे? ओह, तो तुम एक कमेडियन हो? वेल, तो साइन लैंग्वेज समझ आती है? क्योंकि एक साइन दिखा सकती हूँ तुम्हें। अरे रिलैक्स, वो वाली उंगली नहीं दिखाऊंगी, हाथ से बात करो। ओह, गुस्सा मत करो, मुझे तुम क्यूट लगी तो सोचा थोड़े मजे ले लूं। जाओ मत। मैं बाहर जाने लगी तो उसने हाथ पकड़ के मुझे रोका और मेरा फोन नीचे गिर गया। जब उसे उठाने के लिए हम दोनों झुके तो ऊपर आते वक्त हमारे सर टकरा गए।
आओ, तुमने मेरी नाक तोड़ दी यार। तभी घंटी बजी। मैं फिर से लेट नहीं हो सकती मिस डांडर की क्लास के लिए। सॉरी, मेरे पास टिश्यू नहीं है, पर ये टैम्पॉन रख लो, तुम ठीक हो जाओगे। घंटी बजने के 15 सेकंड के बाद मैं क्लास में आ गई थी और अप्रैल को बताने के लिए बेचैन थी, पर उसे सब बताने ही वाली थी कि वो आ गया। क्लास, स्वागत करो हमारे नए एक्सचेंज स्टूडेंट का। अरे ये क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि हम में से कोई उसे नर्स के पास लेकर जाएगा, तो अप्रैल का हाथ रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। पर मिस डांडर ने मुझे चुना। तुम अपनी क्लास में लेट आई थी, तो ये टाइम है कि तुम दूसरों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं। चलो मेरे साथ, तुम्हें ठीक करते हैं। नर्स के ऑफिस में जाते वक्त वो मुझसे बात करने लगा। मैं बिली हूँ, तो मैं मैं जानती थी कि ऐसे मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी, तो डर के मैंने उसके हाथ पे चुटकी काटी ताकि वो बोलना बंद करे। आओ। और देखो, हम आ गए। बाय। स्कूल के बाद सारी लड़कियां और अप्रैल भी बातें कर रहे थे कि बिली कितना हैंडसम है। मतलब उसकी नाक पे पट्टी लगी है, फिर भी वो कितना हैंडसम है। अगले दिन अप्रैल के साथ में लंच कर रही थी कि देखा बिली चीयर स्क्वाड के साथ बातें कर रहा है। बड़ा चिपक रहा है लड़कियों से। कितना बड़ा फ्लर्ट है। तभी हमें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हाँ, वो तो है। मुझे आज के खाने से नशे हो रहे हैं क्या, या फिर ये एक साथ दो जगह पर है? ओह, वो मेरा जुड़वा भाई है। हे ब्लेन। अप्रैल और मैं तो हैरान रह गए। मुझे खुशी थी कि बिली फ्लर्ट नहीं है, पर फिर मेरे दिमाग में कुछ प्लान बनने लगा जब ब्लेन अप्रैल की तरफ आ रहा था। बिली मेरे लिए, ब्लेन अप्रैल के लिए। हम एक बड़ा परिवार बन जाएंगे। मैंने अप्रैल को इशारा किया कि जाकर वो ब्लेन से बात करे, पर उसकी तो बोलती बंद थी। ब्लेन, ये है अप्रैल और रोज। हे रोज। वाओ, इनकी सिर्फ शक्लें एक जैसी नहीं, एक जैसी आवाज भी है। अच्छा, तो तुम्हारी वजह से मैं अब ज्यादा अच्छा दिखने वाला ट्विन हूँ। हाँ, पूरे चीयर स्क्वाड को भी ऐसा ही लगता है। तो ब्लेन, तुम जानते हो अगर तुम्हें पास होना है तो एक स्टडी बडी तो चाहिए होगा। अप्रैल बहुत स्मार्ट है ना अप्रैल? हाँ, एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं। स्कूल के बाद तुमसे लाइब्रेरी में मिलेंगे कल। हम जाने लगे तो मैं अप्रैल की तरफ मुड़ी। ओह माय गॉड, तुमने देखा ब्लेन तुम्हें कैसे देख रहा था? पता नहीं रोज, अभी तो मिले हैं। तो अगले दिन मैंने अप्रैल को दिया एक बढ़िया सा मेकओवर और 12 लेयर लगा दी लिप ग्लॉस की। जब 13वीं लेयर लगा रही थी, पूरा हफ्ता ग्लॉस नहीं निकलेगा। चलो अब। हमारी स्टडी डेट बहुत अच्छी थी। पता लगा बिली काफी स्वीट था। मैं पूरा समय उससे बात करती और अप्रैल भी ब्लेन के साथ खुश ही लग रही थी। फिर एक दिन हमारे लाइब्रेरी सेशन के लिए स्नैक्स लेने मैं स्टोर में गई। मैं ऊपर की शेल्फ से सामान लेने की कोशिश कर रही थी कि किसी ने मेरे बट को मारा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तो मैं पीछे मुड़ी और अपना सारा गुस्सा उस लड़के पे उतारने लगी। जब उसे लात मारी तो देखा वो तो ब्लेन था। आओ। क्या बकवास है डूड? उसने जमीन पर पड़े कॉकरोच पर इशारा किया जो मेरी बट पर चल रहा था। तो मुझे बता भी सकते थे। ठीक है, पर तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू कहूँ? तुम मुझसे माफी मांगो। हाँ, तुम चली जाओ। तुम मुझे जाने के लिए नहीं कह सकते। ये तुम्हारा स्टोर नहीं है। मेरे डैड चाहे ना तो ये स्टोर खरीद सकते हैं चुटकी बजा के। ओह अच्छा, मेरा परिवार बहुत ज्यादा अमीर है। हम 100 रुपए के नोट से पसीना पोंछते हैं और मेरी गुल्लक में इतना पैसा है कि तुम्हारी पूरी बैंक में भी नहीं होगा। उसने मुझे अपना कार्ड दिखाया और अपनी जेब में वापस रख लिया। मैंने चुपके से अपने लाइब्रेरी कार्ड से उसे बदल लिया जब मैं उससे टकराई। फिर मैं स्टोर से बाहर चली गई। हाँ, ज्यादा देर के लिए नहीं। उस दिन मैं लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंची और जब मैं बुक निकाल रही थी तो किसी का हाथ मेरे हाथ से लगा। वो बिली था, पर मैं बहुत जल्दी मुड़ गई और वो किताब उसके सर पे गिरी। हाँ, लाइब्रेरी की सबसे बड़ी किताब ही उठानी थी क्या? वेल, तुम चुपके से क्यों आए हो? सोचा सीक्रेट में तुम्हारे सुंदर चेहरे को निहारूं। अच्छा, तो मेरा सुंदर चेहरा कहीं तुम्हें अंधा ना कर दे। हम दोनों हंसे और फुटबॉल के बारे में बात की। अचानक उसकी आंखों में चमक आई और वो मेरे पास आया। मेरी धड़कन बढ़ गई। शायद वो मुझे किस करने वाला था, पर अचानक उसने मेरे मुंह पर छींक दिया। उसने तुरंत एक किताब के कुछ पन्ने फाड़े और मुझे दे दिए। आई एम सो सॉरी, ये लो, इससे चेहरा पोंछ लो। और उससे भी बुरा, लाइब्रेरियन ने हमें देख लिया और बाहर फेंक दिया। और तभी उसने अपनी नाक की पट्टी उतारी। ब्लेन, बदतमीज। सॉरी, बिली आज नहीं आ पाएगा क्योंकि वो मॉम के साथ है। तो मैंने सोचा मैं तुमसे बदला ले लूं मेरा कार्ड बदलने के लिए। जानती हो ये कितना एम्बैरेसिंग था, अपना बिल भरने की कोशिश करना अपने लाइब्रेरी कार्ड से। ब्लेन ने मेरा कार्ड निकाला और जब मैं उससे लेने के लिए बढ़ी तो उसने हाथ ऊपर कर लिया। मैं कार्ड पकड़ नहीं पा रही थी। क्या हुआ, मेरे हाथ से छीन नहीं पा रही क्या? शायद तुम भूल गए हो कि मैं बास्केटबॉल नहीं फुटबॉल खेलती हूँ। मैंने उसे नीचे गिरा दिया। अरे यार, गिरा दिया तुमने। मुझे मक्खन मत लगाओ, मुझसे हार चुके हो तुम। अरे मैं सीरियस हूँ। जानती हो मेरे डैड के कनेक्शंस हैं स्पोर्ट्स एजेंट्स के साथ। चाहो तो मैं तुम्हारी मीटिंग करवा सकता हूँ, पर थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूँ तुम्हारे साथ ये करीबी। ओह माय गॉड, ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। हमने जमीन से उठने की कोशिश करी पर अचानक मेरा पैर फिसला। मैं नीचे गिरी और ब्लेन मेरे ऊपर।
और तभी उसने मेरा चेहरा छुआ। रुको, रुक जाओ, मैं बिली को पसंद करती हूँ, है ना? या मैं ब्लेन को पसंद करती हूँ? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। गाइस मेरी मदद करो, मैं क्या करूँ? और हमने किस किया। तुम लोगों ने कहा था इसे किस करो, है ना? ये बहुत अमेजिंग था, पर मैं पीछे हट गई जब मुझे याद आया अप्रैल को ब्लेन के साथ होना है। बहुत देर हो गई क्योंकि उसने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया था। क्या चल रहा है? मुझे लगा तुम। उसे बहुत बुरा लगा था। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैंने पेट दर्द होने का नाटक किया। शायद कुछ गड़बड़ खा लिया। मैं वहाँ से भागी, पर अप्रैल समझ गई थी। वो मेरे पीछे पीछे आई। भागने की कोशिश मत करो, बताओ मुझे उसे किस क्यों किया? ये किस नहीं थी, वो तो मुझे CPR दे रहा था। क्या? हाँ, तुम्हें याद है जब मैंने मिस डंडर के एग्जाम में उल्टी करी थी, मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर है और आज मैं बेहोश हुई तो वो मेरी मदद कर रहा था। मैंने ये छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर तरस खाए। पर अप्रैल, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? झूठ बोलते हुए बुरा लग रहा था, पर मैं हमारी दोस्ती नहीं खोना चाहती थी। अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। जल्दी मैं उसे सच बता दूंगी और फिर हम दोनों हंसेंगे। ओह माय गॉड रोसी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दो। सीरियसली, मेरी शर्ट से तुम अपनी नाक पोंछ रही हो? अगले दिन स्कूल में चलते वक्त ब्लेन ने मेरे हाथ से अपना हाथ छुआ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं बिली के साथ ऐसा क्यों नहीं फील करती। खैर इसे भूलो, अप्रैल को ढूंढती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा हाथ पकड़ना है? पानी चाहिए? देखा, इसीलिए नहीं बताया था तुमको। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बर्ताव बदले और तुम किसी को बताना मत। ओके, मैं समझ गई बेस्टी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग इस वीकेंड मेरी फैमिली के कैबिन में जाएं, पुराने टाइम की तरह स्लम्बर पार्टी करेंगे। बिल्कुल। उस वीकेंड अप्रैल ने मुझे पिकअप किया, पर जब हम कैबिन पहुँचे तो मैं हैरान हो गई देख के कि बिली और ब्लेन वहाँ पहले से थे। सरप्राइज! मैंने सोचा अब तुम्हें बिली के साथ टाइम मिलेगा और मुझे ब्लेन के साथ। उन दोनों के सामने मैं बहुत नर्वस थी। हमने अपना सामान खोला, डिनर बनाने जा रहे थे कि बिली ने पैन उठाया। आज किसी खास के लिए मैं खास डिनर बनाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपना पेट खराब करना है, तो डिनर मैं बनाऊंगा एक खास लड़की के लिए। ओह अच्छा, तुम्हारी खास लड़की? तुम्हें नहीं पता कि रोज और मेरे बीच में क्या है, तो अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। अप्रैल चौंक गई थी और बिली ने अपनी जेब से एक टैम्पॉन निकालकर ब्लेन के कान में डाल दिया। एक टैम्पॉन? जानता हूँ तुम लड़कियों के जैसे मारते हो, पर ये बहुत ज्यादा हो गया। एक्चुअली ये रोज का गिफ्ट है, तो मुझे ये वापस चाहिए। मैं तो अपनी दोस्त के साथ वीकेंड बिताने के लिए आई थी ताकि लड़कों के बारे में भूले और नॉर्मल फील करें, पर अब तो सब कुछ बिगड़ने लगा था। तो मैं बाहर निकली थोड़ी हवा खाने के लिए, पर शायद मैं ज्यादा देर तक चलती रही क्योंकि मैं ऐसी सड़क पर पहुंची जहां कई महीनों से कोई नहीं आया था। अचानक मुझे किसी औरत के चीखने की आवाज आई। मैं वहां पहुंची तो देखा एक औरत जमीन पर थी। मैं उसके पास गई। आप ठीक हो? मैंने नीचे झुक के देखा तो उसके पैर में चोट लगी थी और वो एक गड्ढे में फंसा था। हिलना मत, मैं इस लकड़ी का इस्तेमाल करके आपको निकालती हूँ। उसे गड्ढे से निकालकर मैं अस्पताल ले गई। वहाँ उसे खून की जरूरत थी। शुक्र है कि मेरा सेम ब्लड टाइप था। जब वो उठी तो उसने मुझे आवाज लगाई, तुम तो एक एंजल हो। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं महीनों वहीं पड़ी रहती। अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी। जब उसने मुझे गले लगाया तो मेरी आंखें भर आईं। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी मॉम को कितना मिस करती हूँ। चाहे आप कुछ भी करो या कितने भी अमीर हो, माँ के प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे बेटे अपनी चड्डियाँ भूल गए थे। गूगल मैप से मैंने वहाँ पहुँचना चाहा, पर मैं खो गई। मैंने उन्हें कॉल किया है, वो आते ही होंगे। जानती हो, मुझे इतना गर्व है कि उनके बीच कुछ नहीं आ सकता। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। और तभी अप्रैल, बिली और ब्लेन आ गए। मॉम! रुको, ये आपके बेटे हैं? ब्लेन ने दवाइयाँ उठाई और बिली ने मुझे गले लगाया। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। शुक्र है कि तुम ठीक हो। पर जब मैं उसे गले लगा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी नजरें तो ब्लेन पर टिकी थीं। तब मुझे समझ आया कि मुझे ब्लेन से प्यार था और मुझे उसे खोना भी पड़ेगा। मैंने बिली के कान में कहा, मैं बहुत परवाह करती हूँ तुम दोनों की, इसीलिए मुझे तुम दोनों से दूर होना होगा। क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम दोनों के बीच दूरी का कारण नहीं बनना चाहती। मुझे किसी ने एहसास दिलाया है कि परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लीज ब्लेन को बता देना। मेरा झूठ पकड़ा गया जब डॉक्टर ने बताया कि मैंने खून दिया था और अप्रैल ने सुन लिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब मैं अप्रैल को मुंह कैसे दिखाऊं, तो मैं वहाँ से भाग गई। मैंने सोचा कि यूरोप जाकर अपना हाई स्कूल खत्म करती हूँ। काफी टाइम से मेरे डैड यही चाहते भी थे, पर जाने से पहले मैंने अप्रैल को एक लंबी ईमेल भेजी। मैंने माफी मांगी कि मैं एक अच्छी दोस्त नहीं थी और उसे बताया कि मैं ब्लेन के बारे में कैसा फील करती हूँ। फिर आंसू भरी आंखों से मैंने अपने सारे अकाउंट डिलीट किए। मैं जानती थी कि मैं ब्लेन को अपनी दिल की बात नहीं बता पाऊंगी। बुरा तो लग रहा था, पर मैं जानती थी हमारे लिए यही सही है। सालों बाद मैंने मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया और वापस आई अपना पीडियाट्रिक क्लिनिक खोलने के लिए। क्लिनिक खोले हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे कि बिली और अप्रैल अपनी जुड़वा बच्चियों के साथ मेरे पास आए। सुना तुम शहर में वापस आ गई हो और हमें एक डॉक्टर की तलाश थी। और तुमने मेरे बारे में सोचा? उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा कि हम दोनों रोने लगे
और गले लग गए। रोते रोते उसने बताया कि उसने मुझे कितना मिस किया है। तुम दोनों ने मुझे माफ किया। ऑफ कोर्स रोज, आखिर तुम्हारी वजह से ही तो हम दोनों साथ आ पाए। हमें एहसास हुआ कि हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, तो प्यार वहीं से शुरू हुआ। हमने तुम्हें वेडिंग इनविटेशन भेजा था पर तुम आई नहीं। मेरी सारी मेल डैड के घर पर जाती है, मैंने अब तक नहीं देखी है। आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाई। उम्मीद है शादी अच्छी रही होगी। वेल, तुम जब चाहो हमारे घर पे आ सकती हो शादी का एल्बम देखने के लिए। ये तो लोगों को अपना वेडिंग एल्बम दिखाने के बहाने ढूंढती रहती है। 3 मेलमैन बदल चुके हैं। ओह स्वीटी। उस रात मैं अपने डैड के पुराने घर गई अपनी सारी मेल देखने और इनविटेशन ढूंढने के लिए, पर वहाँ जो मैंने देखा उससे मैं हैरान रह गई। ब्लेन के भेजे हुए ढेरों लेटर, और जब मैंने उन्हें पढ़ा मैं इतनी खुश हुई। वो मेरे इंतजार में था, इतने सालों से मुझे खत भेज रहा था, बता रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। रिटर्न एड्रेस गूगल करके मैं सीधा उसके घर गई और एक्साइटमेंट से दरवाजे पर दस्तक दी। ब्लेन, मैं जानती हूँ देर हो गई है, पर मुझे अभी तुम्हारे सारे खत मिले हैं। और दरवाजा खुला और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं उसे हक करने के लिए बढ़ी, लेकिन रुक गई जब देखा एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला था। आप कौन है? ओह, आई एम सॉरी, मैं रोज हूँ, ब्लेन की पुरानी दोस्त हूँ। मैं बस यहाँ आई थी उससे हाय कहने। वो अभी घर पे नहीं है, पर क्या आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहती हैं? मेरे दिल के उस वक्त हजारों टुकड़े हो गए। बहुत मुश्किल से मैं बोल पाई, नहीं थैंक यू। मैंने अपनी कार स्कूल के फुटबॉल फील्ड के पास रोकी। इतनी उदास थी कि वहीं पर रोने लगी। तभी मेरी खिड़की पर किसी ने नॉक किया। वो ब्लेन था। क्या हुआ? शॉपिंग करने की कोशिश करी क्या लाइब्रेरी कार्ड से? पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये काम नहीं करता है। मुझे तुम्हारे खत मिले पर बहुत देर हो गई। वेल, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर सालों से किसी से बात न करना मतलब देर हो गई है। ब्लेन ने मुझे कार से बाहर आने में मदद करी। तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? मेरी मॉम के असिस्टेंट ने मुझे बताया था कि तुम आई थी, तो मुझे लगा कि तुम यहीं मिलोगी। मेरे दिल को बहुत बड़ी राहत मिली उसके बारे में जान के। आई एम सो सॉरी ब्लेन, और समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ तुमसे। आई लव यू टू रोज। हम किस करने जा रहे थे कि अचानक उड़ते हुए फुटबॉल हमारी तरफ आई। ब्लेन ने उसे हवा में कैच करके कहा, चलो एक छोटा सा मैच हो जाए रोज।